तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है और कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैक सपोर्ट के साथ में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है और आने वाला फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे हम देखा अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ गए हैं तो डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और फिर हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि कंपनी की जो इनकम है उसके हिसाब से आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी के शेयर सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हमने अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये एनालिसिस हमें क्या हेल्प कर सकता है, इस बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। तो हम बात करें एनटीपीसी की, तो कंपनी मेनली बिजली बनाने का काम करती है और ज़्यादातर कंपनी जो बिजली बनाती है वो कोयले से बनाती है। कोल के थ्रू बिजली बना के जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो टाइप बिजली की कंपनी होती हैं उनको ये बल्क में बिजली बेचती है और आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन काम करती हैं। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं, एक पावर जनरेशन वाली जो हम एनटीपीसी की बात करें, दूसरी पावर डिस्ट्रीब्यूटर जो लोगों के घरों में बिजली सप्लाई का काम करते हैं। तो ये कंपनी पावर जनरेट करके पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बल्क में सप्लाई करती है, बल्क में अपना माल बेचती है। तो ये हो गई कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात। और अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी में कितना दम है, कंपनी क्या मार्केट पोजीशन होल्ड करती है, क्या क्या कंपनी की जो हम बात करें तो खूबियां हैं। सबसे पहले बात की हमने से कंपनी लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है इंडिया के अंदर। कंपनी बहुत ही अच्छी पावर जनरेशन कैपेसिटी होल्ड करती है। अगर बात करें कंपनी की पावर जनरेशन कैपेसिटी की तो 72.37 गीगावाट का कंपनी का पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंपनी खुद भी पावर जनरेशन करती है और साथ में कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग कंपनी से जॉइंट वेंचर भी किए हैं और टोटल मिला के कंपनी इतनी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी होल्ड करती है। और हम बात करें परसेंटेज की तो टोटल इंडिया के अंदर जितनी भी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 17% कंपनी के पास, यानी कि टोटल जितनी भी पावर जनरेशन के लोगों ने सेटअप बनाए हैं, प्लांट्स बनाए हैं, उसमें 17% शेयर कंपनी का है। उसके बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कंपनी, उसमें टोटल इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें 22% इसी कंपनी का अकेले का शेयर है। तो काफ़ी अच्छा शेयर कंपनी होल्ड करती है। फिर उन्होंने बात की थी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो करती है, लेकिन कौन सी सोर्स से जनरेट करती है, तो कंपनी मेनली कोल प्लांट्स के थ्रू अपनी जनरेशन करती है इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे देखें तो 83% जो है वो कोल प्लांट से आता है कंपनी का, फिर 10% गैस और लिक्विड फ्यूल प्लांट से आता है, 5% हाइड्रो प्लांट से और 2% रिन्यूएबल से। रिन्यूएबल मतलब सोलर और विंड एनर्जी। तो जैसे हमने बात की कंपनी अलग अलग सोर्सेज से बिजली बनाती है, लेकिन फिर भी बात करें तो मेनली कंपनी कोल प्लांट से ही बनाती है। दूसरा, ये तो कंपनी की एग्जिस्टिंग जो कैपेबिलिटी है, 2028 तक कंपनी का टारगेट है, फ्यूचर प्लान है, उसमें कंपनी 130 गीगावाट तक अपनी कैपेसिटी लेके जाना चाहती है अगले 4 से 5 सालों के अंदर। साथ साथ जो हमने बात की थी कंपनी की सोर्सेज की, तो कंपनी अपने जो फॉसिल फ्यूल के एसेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करके रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाना चाह रही है। अभी हमने देखा कि 5% हाइड्रो से 2% रिन्यूएबल, यानी कि 7% टोटल कंपनी जो है वो अभी ले रही है जो रिन्यूएबल वगैरह है उससे। अभी कंपनी 7% से उसको 30% पे लेके जाना चाह रही है 2028 तक। तो कंपनी अपनी कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी और साथ साथ फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके थ्रू अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। उसके अलावा कंपनी की अगली स्ट्रेंथ है कॉस्ट प्लस पीपीएज। पीपीए का मतलब है पावर परचेज एग्रीमेंट। कंपनी पावर जनरेशन करती है और दूसरी कंपनी से पावर परचेज करती है। तो आगे 25-25 साल के कंपनी ने ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट कर रखे हैं दूसरी कंपनी के साथ में, यानी कि अगले 25 साल का बिजनेस पहले से ही फिक्स है। और उसकी वजह से क्या है कि अच्छे कंपनी को रिवेन्यूज मिलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो भी काफी स्टेबल रहता है। दूसरी बात कॉस्ट प्लस पीपीएस। कॉस्ट प्लस का मतलब क्या है, जैसे 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया, अब आज कोयला सस्ता है या आज चीजें सस्ती हैं, लेकिन 25 साल में क्या होगा, उनका प्राइस इंक्रीज होगा। तो कंपनी ने पहले से अपनी फिक्स परसेंटेज कर रखी है कि मुझे 10% का या 15% का मार्जिन चाहिए, उसको करके ही एग्रीमेंट किया है। यानी कि अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो कॉस्ट जो परचेजर है वो बेयर करेगा।
कंपनी खुद से परचेज जो कॉस्ट है उसको बेयर नहीं करेगी। कंपनी एक फिक्स परसेंटेज है कि मुझे 15% 10% प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए, यानी कि पहले से ही सब चीजें फिक्स हैं। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमेशा अच्छे से मेंटेन रहेगी। उसकी इनपुट कॉस्ट का कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो परचेजर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। ये कॉस्ट प्लस पीपीए का मतलब है, यानी कि अगले 25 साल का एग्रीमेंट भी है माल बेचने का और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी पहले से ही फिक्स है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस है, काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह के एग्रीमेंट की वजह से कंपनी पास में है। फिर तीसरी जो स्ट्रेंथ है वो है गुड फ्यूल सप्लाई अरेंजमेंट। जैसे मैंने बात की, कंपनी कोयले से बिजली बनाती है, तो अगर कंपनी को कोयला टाइम से नहीं मिलेगा तो वो पावर जनरेशन भी ढंग से नहीं कर पाएगी। तो कंपनी सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैकअप है उसकी वजह से कंपनी ने कोल इंडिया लिमिटेड, जो कोयला बनाने की कंपनी, कोयला को निकालने की कंपनी है, उसके साथ में भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रखा है। और वो अगले 25 साल 30 साल 50 साल तक के जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू कंपनी वहां से कोयला लेगी और आराम से अपनी पावर जनरेशन करेगी। कोई भी रिस्क नहीं है कि हाँ कल को हमें इनपुट नहीं मिलेगी, हमें फ्यूल नहीं मिलेगा तो हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ऑलरेडी सारे अरेंजमेंट वो भी कंपनी पास में है। तो कंपनी दूसरी कंपनी से कोयला खरीदती है, साथ साथ कंपनी के पास में 3 अपनी माइंस भी हैं और वहां से भी कंपनी जो है कोयला निकाल के उसको इनपुट यूज करती है। तो थोड़ी बहुत जो है कंपनी सेल्फ जनरेशन भी करती है फ्यूल का। उसके बात करें चौथी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो है मेजॉरिटी ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महारत्ना स्टेटस। तो कंपनी के पास महारत्ना स्टेटस है, उसकी वजह से बहुत सारे जो डिसीजन है वो कंपनी खुद ले सकती है। बार बार उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नया प्रोजेक्ट लगाना है और बहुत सारे डिसीजन है, तो कंपनी वो खुद से ले सकती है, ज़्यादा डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। दूसरा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, पूरे गवर्नमेंट का सपोर्ट है और इस तरह के बिजनेस में है कंपनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो कंपनी गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो लोन है वो भी ले सकती है और साथ साथ कंपनी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको लोन के ऊपर वो भी काफ़ी कम मिलता है। तो कंपनी के जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं जो भी हैं उसके लिए काफ़ी अच्छे से कंपनी जो फंड रेज कर लेती है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर लेती है, इसलिए काफ़ी जो दूसरी कंपनीज हैं उससे इस कंपनी को एज मिलती है। तो देखें तो बहुत ही अच्छा कंपनी का बिजनेस है, काफ़ी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, काफ़ी सारे हम देखा कंपनी की जो है खूबियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। दूसरा, जैसे बात करें तो इंपॉर्टेंट कंपनी गवर्नमेंट इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है। गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं कि हर घर में बिजली पहुंचाओ, गांव-गांव बिजली पहुंचाओ, तो कंपनी गवर्नमेंट की है तो उसको अपने हिसाब से कंपनी जो है वो गवर्नमेंट चला सकती है, अपने हिसाब से डिसीजन उसमें ले सकती है। जैसे बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल आएंगे तो इलेक्ट्रिक ईवीज हैं उसको पावर जनरेशन के लिए भी प्लांट जो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, वो भी इन्हीं कंपनीज के थ्रू अच्छे से कंपनी प्लानिंग कर सकती है। और अब अगर बात करें कंपनी की वीकनेस के बारे में, तो कंपनी का जो मेन वीकनेस है वो है क्रेडिट रिस्क। क्योंकि जो भी पावर जनरेशन करके कंपनी आगे बेचती है वहां पे क्या है, सब क्रेडिट पे माल जाता है, यानी कि उनको पहले सप्लाई करते हैं बाद में पेमेंट आती है। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन की यूटिलिटीज हैं जिसको हम डिस्कॉम बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो पावर सप्लाई करती हैं आगे, उनकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं है। तो उनकी फाइनेंशियल हालत सही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज तो कर लेते हैं लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। 2023 की अगर बात करें तो पिछले साल में जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की कई ऐसी कंपनीज हैं इनकी काफ़ी सारे ओवरड्यूज हैं, जो पैसा उन्होंने देना है एनटीपीसी को लेकिन वो टाइमली नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक रिस्क कंपनी साथ में है। उसके अगर बात करें कंपनी को टोटल बिजनेस वाइज तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे आगे बढ़नी ही है, कोई कम होने का मतलब ही नहीं है। दूसरा बात की थी, कंपनी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में है, परचेज जो उनको कोल करना है उसके लिए भी और जिसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सेल करने उसके लिए, यानी कि पहले से पूरा फिक्स सिस्टम है कि यहाँ से इनपुट आएगी, यहाँ से आउटपुट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी पहले से फिक्स है कि हाँ इतना परसेंट हमें प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ होंगी, सारा कुछ कंपनी का पहले से फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में गवर्नमेंट इंडिया का पूरा सपोर्ट है, तो इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, काफ़ी अच्छी कंपनी बिजनेस वाइज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस। और किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूँ जिससे हमें कंपनी के बारे में अच्छे से यहाँ पे नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल कंपनी का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए और अब 1,76,000 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू पहुंचा है। पिछले 5 साल में 15% की काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसका सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी है भाई, चाहिए, बिना उसके काम चलता ही नहीं किसी का। और जितने भी हम देखें तो गवर्नमेंट ने अपना एरिया बढ़ाया, ज़्यादा सप्लाई भी करी है, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ रही है। प्लस जो लोग घर में पहले इक्विपमेंट यूज़ करते थे वो भी लोगों ने बढ़ा दिए सारे यूज़ करने, हर जगह इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, AC सब चीज़ें लग रहे हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिजनेस बढ़ ही रहा है कंपनी का।
उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसकी भी हमने बात की थी कि कॉस्ट प्लस वाला सिस्टम है, पहले से ही फिक्स है, प्रॉफिट इतना चाहिए, उसी वजह से आप यहाँ देखोगे तो 29%, 30%, 27% पिछले 5 साल से बिल्कुल फिक्स आराम से बढ़िया उनका चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट कर रखे हैं कि इतना मार्जिन हमें चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हिसाब से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फिर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की कंपनी काफ़ी अच्छा है, 14,000 करोड़ रुपये 2019 में, अब बढ़ के 2023 में 17,000 करोड़ रुपये हो गया। 9% की ग्रोथ से कंपनी ने यहाँ पे 9% के CAGR से कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, और हर साल ग्रोथ प्रॉफिट में आई कंपनी, कोई लॉस नहीं पिछले 5 साल से, तो प्रॉफिट वाइज देखें तो बहुत ही बढ़िया कंपनी दिखाई दे रही है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो, और यहाँ भी देखें तो 2019 में जरूर कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गया था, अदरवाइज देखें तो हर साल पिछले 4 साल से कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। जबकि कंपनी एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, बार बार बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कंपनी फ्री कैश फ्लो मेंटेन कर पा रही है। इसी से पता लगता है कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो एफिशिएंसी है बिजनेस करने की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, तो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देने वाली कंपनी भी है। 40% के आसपास की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल में। कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका 40% पैसा एज एन डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को देती है, बाकी का 60% वो अपने पास रखती है अपने बाकी काम करने के लिए। तो बात करें तो डिविडेंड पे आउट परसेंट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो, और यहाँ पे देखें इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो तो यार है 1.45। इस हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी हाई डेट होल्ड करती है। 0.5 से अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट होल्ड करती है तो उसको रिस्की कंपनी माना जाता है। इसका 1.45 है। इसका रीज़न वही है कि कंपनी को बार बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तो कंपनी लोन लेंगी। इस तरह की जितने भी ये कंपनीज आप देखें ज़्यादातर तो हाई डेट ही होल्ड करती हैं। अब क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो कंपनी को लोन भी आसानी से मिल जाता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो प्राइवेट कंपनी के मुकाबले इस कंपनी को देखें तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हम इसको कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बैकअप वाली कंपनी है। ये अगर 1.45 किसी प्राइवेट कंपनी का डेट बाय इक्विटी होता है तो वो हाईली रिस्की हो जाती है। लेकिन यहाँ देखें तो ठीक है, कंपनी जो बात करें तो रिस्क में है, कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। अब कोई भी कंपनी का डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, क्योंकि लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है हर साल। उस इंटरेस्ट को करने के लिए कितने टाइम्स पैसा उसके पास अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। यहाँ कहें तो इस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज आ रहा है 3 टाइम्स का, यानी कि 3 गुना पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है। अब इंटरेस्ट कवरेज की बात करें तो 5 टाइम्स उससे ज़्यादा तो उसको एक्सीलेंट मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। इसका 3 टाइम्स आ रहा है तो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस तरह देखें तो डेट वाइज कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है और बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट कवरेज भी मेंटेन नहीं कर रही है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे पता लगता है जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से लगा रहे हैं, कंपनी उनके पैसे के ऊपर कितने अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और यहाँ देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 12% का। तो किसी भी कंपनी का जो हमारा क्राइटेरिया है वो 15% का है। 15% उससे ज़्यादा कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो ये देखें तो ये भी मॉडरेट साइड जा रहा है, 12% का है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा हाई है, एवरेज में ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और पिछले साल का भी 12% का एवरेज आ रहा है, और पिछले 5 साल का देखें तो उसमें भी कंपनी 12% भी आ रही है। तो लगभग 12% के आसपास कंपनी हर साल रिटर्न जनरेट करती है एक इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर। तो इससे जो हमने सारे फाइनेंशियल चेक करें उसको कुल मिलाकर हम बात करें तो कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल कहे जाएंगे। कंपनी की सेल्स में भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ आई है, प्रॉफिट तो स्टेबल है ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस कंपनी जो हाई डेट जो होल्ड करती है उसकी वजह से हम इसको एक्सीलेंट नहीं कहेंगे, ये एक अच्छे फाइनेंशियल कहे जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हम इसको नहीं कहेंगे। और अब हम बात करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन की, कि आज में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी इनकम के हिसाब से जो शेयर्स हैं कंपनी के वो महंगे मिल रहे हैं सस्ते मिल रहे हैं। और किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था, तो 2021 में कंपनी के पास में था 9,132 करोड़ रुपए, 2022 में 17,000 करोड़ रुपए और 2023 में 15,000 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो 3 साल का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 13,900 करोड़ रुपए, यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड हर साल लगभग 13,900 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो कमाती है। अब इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 6,95,000 करोड़ रुपए,
यानी कि ऐसी कंपनी जो 13,900 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो हर साल कमा रही है, अगर वो हमें फ्री कैश फ्लो चाहिए तो 6,95,000 करोड़ रुपए हमें पे करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एनटीपीसी लिमिटेड में। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी की वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं आज की डेट में जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है उससे। उस हिसाब से देखें तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 720 रुपये पर शेयर की, यानी कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से 720 रुपये पर शेयर एक फेयर वैल्यू बनती है इस कंपनी की। अब ये तो होगी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उस हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन हमने जो रिकॉर्ड चेक किया वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है, तो हो गया जो होना था। आने वाले सालों में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, क्या कंपटीशन आ जाएगा, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो जाएंगी, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होंगी, तो हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसलिए किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या फिर प्रीमियम देके खरीदना सजेस्ट नहीं करते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसका मतलब यह है कि कंपनी का जो भी फेयर प्राइस निकाला है उसके 50% कंपनी खरीदो, जिससे जो भी हमारे आने वाला रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, हमने सब चेक कर लिया, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन क्या होगा कल को फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। तो 100% रिस्क को कोई भी मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर रिस्क हमारा मैनेज हो जाए। तो हमने बात की मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, तो फेयर निकाली 720 रुपये फेयर वैल्यू, उसका 50% या मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 360 रुपये। तो अगर हम 360 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर प्राइस से काफ़ी कम दाम पे खरीदेंगे, साथ साथ जो हमारा रिस्क है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो होगा हमारा प्राइस कि हमें क्या प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की, कि आज की कंपनी का जो एक्चुअल शेयर प्राइस है वो मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपको बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 338 रुपये का, और ये बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हमें कंपनी अवेलेबल हो रही है। 720 रुपये जो हम निकालती है फेयर वैल्यू, उसका आधा 360 रुपये पर इक्विटी शेयर, उससे भी थोड़ा सा कम प्राइस पे ही कंपनी के शेयर्स अवेलेबल हैं। एक ऐसी कंपनी जो बहुत ही ग्रेट कंपनी है, उसका शेयर प्राइस आज के डेट में अल्ट्रा लो साइड पे चल रहा है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है आज की डेट में। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट के जो कंपनीज हैं उस पर भरोसा नहीं होता है, बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, लेकिन फिर बात करें तो अच्छी कंपनी हमें सस्ते दाम पे आज के डेट में मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हैं। कंपनी की और ज़्यादा डिटेल निकालिए, थोड़ा और अपना भी आप होमवर्क कीजिए, और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, और बहुत ही अच्छे प्राइस पे आज की डेट में मिल रही है। तो इन्वेस्टर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर प्राइस को देख के हम अपना शेयर्स नहीं बेचेंगे। आपको बता दें कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको खरीदने का हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हम बिजनेस देख के खरीदते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कंपनी का प्राइस हमें सस्ता मिलना चाहिए तो हम उसमें एंट्री लेंगे। एग्जिट करने का हमारा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है कंपनी के बिजनेस में दिक्कत आना। अगर हमें लगा कि आने वाले टाइम में कंपनी का बिजनेस सही नहीं चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, कंपनी की सेल्स गिर जाएंगी, तो हम उसमें से एग्जिट करते हैं। और उसका शेयर प्राइस अगर गिर गया तो उसकी वजह से हम कंपनी में एग्जिट नहीं करते हैं, क्योंकि जो शेयर प्राइस है वो प्रॉफिट के साथ चलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे ही कंपनी का शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल आप अपना होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरी बात कि मेन बात क्या होती है कि कितने पोर्टफोलियो में से हमने कितना परसेंट अपना एक कंपनी इन्वेस्ट किया। अगर बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का एक ही कंपनी में लगाएंगे तो हमेशा रिस्क में रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा पैसा सारी कंपनी में लगा के हम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।